तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। एक सेकंड में थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ अपना। यस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस की सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लाइफ प्रोसेस के अंदर। अब जो लाइफ प्रोसेस होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है दोनों में, एक मल्टी सेलुलर और यूनिसेल्युलर में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों के अंदर में लाइफ प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। अच्छा, मैं देख रहा था यूट्यूब पे लाइफ प्रोसेस के ऊपर तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के वीडियो पड़े हुए हैं। इतना बड़ा चैप्टर कुछ है नहीं है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। मैं बहुत ही जल्दी इसे ख़त्म करने वाला हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ यही बातें हुई हैं कि सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कोई चीज़ अलाइव है या डेड है। सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे हम कभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कोई चीज़ लाइव है या डेड है। यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ। यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ because movement over very small scales will be invisible to the naked eyes. Movement of molecules for example, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है वो नेकेड आई को विजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक में, जो कि है हमारा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर asleep, the maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. तो सिंपल इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दी है कि द basic functions performed by living organisms to maintain their life on this planet earth is called life processes. और लाइफ प्रोसेस वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने के लिए मिलता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि हम आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, तो सबसे पहला जिसमें आता है हमारा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद हम देखेंगे रेस्पायरेशन। न्यूट्रिशन के बाद आएगा रेस्पायरेशन के बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। अब कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्शन इसका एक अलग चैप्टर ही दिया हुआ है। उसके बाद तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज अ process of intake of nutrients by an ऑर्गेनिज्म। और न्यूट्रिशन यहाँ पे सब खत्म नहीं हो जाता है। न्यूट्रिशन क्या इसके बाद भी न्यूट्रिशन का एक और पार्ट आता है जिसमें कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म इनटेक कर रहा है उसका यूटिलाइजेशन करेगा। यूटिलाइजेशन कैसे करेगा? न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके वो यूटिलाइज करेगा अपने बॉडी के नीड्स के लिए, अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, अपने बॉडी में फूड स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, एंड सो। अब उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन अराइज हो जाता है जो कि है तुम्हारा वाई वी नीड फूड। मैं क्वेश्चन रेड से लिख देता हूँ, यू कैन नोट देम डाउन। जैसे कि क्वेश्चन है वाई वी नीड फूड, वाई वी नीड फूड और न्यूट्रिशन। अब इसका एक सिंपल सा आंसर है वी नीड फूड बिकॉज फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स एनर्जी and rather than that it helps in repair, growth and increase resistance against diseases and so। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पे खुद एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। ठीक है, how do living organism obtain their food? Now the general requirement for energy and material is common in all organism but it is fulfilled in different ways. अब यहीं पे बताया गया है कि जो रिक्वायरमेंट है
एंड मटेरियल्स की, वो सबको चाहिए, लेकिन सबको फुलफिलमेंट डिफरेंट वेज में, लेकिन सबका फुलफिलमेंट डिफरेंट वेज में होता है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका फोटोसिंथेसिस का. इसके बारे में हम एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा था, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, आ गया ना बात. These organisms, the autotrophs, कौन ऐसे बनाते हैं, autotrophs क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं. ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कौन क्या क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं. नाउ अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रेक डाउन into simpler before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalyst called enzymes. Thus the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. इसमें तो एक भर दिया है, बस मैं एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ. How do organism obtain food? अब जो न्यूट्रिशन, यहाँ पे बात है न्यूट्रिशन की, ऑर्गेनिज्म को फूड कैसे मिलते हैं, तो इसके दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, या तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है कि ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाता है. के एग्जांपल्स है तुम्हारा प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, इसके एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफ्स के. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंड सो. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें भी दो तरह से दो तरह से बना सकते हैं. या तो वो यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस, या तो वो यूज़ करेंगे कीमोसिंथेसिस. अब कीमोसिंथेसिस में केमिकल्स के थ्रू वो फूड को अपने प्रिपेयर करते हैं. अब उसके बाद आता है हमारा सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर आएंगे, डोंट यू वरी. स्टोमेटा भी पढ़ेंगे. हाँ, फिर आता है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी. उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. cannot make their own food and depend on other organisms for their food are called heterotrophic organisms. Now is called heterotrophic mode of nutrition. Sorry. अब जैसे heterotrophic nutrition की भी बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के हैं. सबसे पहला आता है सैप्रोफिटिक, सबसे पहला आता है सैप्रोट्रॉफिक, फिर उसके बाद आता है पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, फिर आता है पैरासिटिक के बाद आता है होलोजोइक, फिर आता है होलोजोइक. तो अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का बता देता हूँ. जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फीड करता है डेड और डिकेइंग मैटर पे. लाइक इसका एग्जांपल है फंजाई और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया. इसका एग्जांपल है फंजाई एंड बैक्टीरिया. अब पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक मतलब टेकिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. एग्जांपल प्लाज्मोडियम, लाइस, टेपवॉर्म्स एंड एक्सेट्रा. इस पैराग्राफ में पूरी यही बातें की गई हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि कौन कौन से अलग अलग हैं. उसके बाद आता है लास्ट हमारा होलोजोइक. अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. होलोजोइक न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमंस में भी यही देखने के लिए मिलता है. ठीक है. तो ना होलोजोइक में क्या होता है, इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज फूड. दे टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज फूड. एग्जांपल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस और एनिमल्स लाइक लायंस एंड ऑल. ओके. उसके बाद फिर अब होलोजोइक एनिमल्स के ऊपर बात करें तो आता है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर. अब होलोजोइक समझ गए. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज फूड.
ठीक है, जैसे अब हम खाते हैं तो अब हम फूड को प्रोसेस करके तो नहीं खाते हैं, या फिर बहुत ही छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो नहीं खाते हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स फूड्स खाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज वो सीधे सीधे फ्लैश है, उसको बॉडी के अंदर ले जाने के बाद हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद अब जब हम होलोजोइक एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हर्बीवोर। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर, फिर सेकंड पे आते हैं कार्निवोर, और थर्ड पे आते हैं ओमनीवोर। आई होप ये सब आप लोग को पता होगा। अगर ये बताने की नौबत आ गई तो फिर हर्बीवोर वो होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट पे फीड करते हैं, कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग होते हैं, और ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों पे फीड कर सकते हैं। ओमनीवोर में आते हैं ह्यूमंस। तो अब अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ जगह तो ख़त्म हो गई है, मैं थोड़ा इसको साफ़ करता हूँ। चल भाई साफ़ हो जा, कलर भी चेंज करते हैं। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहला आता है इंजेशन। इंजेशन इज़ द टेकिंग इन फूड, और सेकंड है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, और फिर थर्ड है अब्जॉर्प्शन। अब ब्रेक डाउन होने के बाद उन फूड का जो वो फूड से हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उसका अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब होने के बाद है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन, एक सेकंड में लिख लूँ, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब है अब्जॉर्ब्ड फूड बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। अब इस सब के बाद है लास्ट में जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, उसको कहते हैं इजेशन। अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर है इजेशन। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है। अब आगे इस पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की गई है। पहला है आपका AMOEBA अमीबा, और दूसरा है पैरामीशियम। अब अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इंजेशन होता है। इंजेशन किसके हेल्प से होता है? सूडो सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन किसके हेल्प से होता है? इंजेशन हेल्प से होता है सूडोपोडिया के। और इस टर्म को जो हम यहाँ पे इस टर्म को जो नाम दिया गया है उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और इस टर्म को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके बाद सेकंड है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? एंजाइम रिलीज होते हैं लाइजोसोम से। कहाँ पे रिलीज होते हैं? फूड वैक्यूल में रिलीज होते हैं। अब ये जो गोला बना हुआ है इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स में आते हैं एंजाइम्स, जो कि कौन भेजता, जो कि कहाँ से आते हैं? लाइजोसोम से आते हैं। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस टू साइटोप्लाज्म। अब ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इसमें डिफ्यूज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। अब इसके आगे का इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसके बाद होता है असिमिलेशन, और उसके बाद होता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हो गया, ये था इसका पैरामीशियम का। और उसके बाद हम देखेंगे अरे सॉरी, ये था अमीबा का न्यूट्रिशन, अमीबा में कैसे होता है। उसके बाद सेकेंड है न्यूट्रिशन हमारा पैरामीशियम का। और अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में सब मतलब प्रोसेस सबका सेम है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। उसके बाद तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? बायसीलिया। इंजेशन जो होता है, इंजेशन होता है बायसीलिया। यहाँ पे भी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेकेंड होता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में भी यहाँ पे एंजाइम रिलीज होते हैं, उसी सेम सारा प्रोसेस है। यहाँ पे भी एंजाइम रिलीज होते हैं। कहाँ पे? फूड वैक्यूल में। डाइजेशन में एंजाइम रिलीज्ड इन द डाइजेशन में एंजाइम रिलीज होते हैं। डाइजेशन में एंजाइम रिलीज होते हैं फूड वैक्यूल्स में। किससे? लाइजोसोम से होते हैं। इसको कहते हैं और पैरामीशियम के डाइजेशन को इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी कहते हैं। इंट्रासेल्यूलर
डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अब्जॉर्प्शन। उसके बाद यहाँ होता है, एक सेकंड में इधर लिख देता हूँ अब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है हमारा अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ अब्जॉर्ब फूड, डिफ्यूजन ऑफ अब्जॉर्ब्ड फूड। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है अब्जॉर्प्शन के टाइम पे, जो फूड वैक्यूल होता है वो श्रिंक कर जाता है। जो फूड वैक्यूल है वो श्रिंक कर जाता है। अब्जॉर्प्शन के बाद फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड लेटर फॉर सिंथेसिस। और उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन में जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड है एक्सपेल हो जाता है एनल पोर के थ्रू। यहाँ पे ये दिमाग में रखने वाली बात है, जो इजेशन होता है वो होता है एनल पोर के थ्रू, एनल पोर। और उसके बाद ये हो गया। अब पहले ह्यूमंस का कर लें या पहले प्लांट पे चलें? एक सेकंड, प्लांट कहाँ गया? प्लांट तो ऊपर चला गया। प्लांट्स में यहाँ तक तो हो चुका था, ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन सब समझा दिया था। और मैं प्लांट्स में सिर्फ सिंपली फोटोसिंथेसिस समझना था। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए मैं एक बात बता दूं, ये जो 3 लाइनें दी गई हैं यहाँ पे, यही है बस, इससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में कुछ है नहीं। और ये वाला जो रिएक्शन दिया गया है कि पर्टिकुलरली वाइल फोटोसिंथेसिस होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है अब्जॉर्प्शन। फोटोसिंथेसिस में जो सबसे पहले होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किसका होता है? लाइट एनर्जी का। अब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। अब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, CHLOPHYLL, क्लोरोफिल से होता है। अब्जॉर्प्शन के बाद होता है तुम्हारा कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन में होता है लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये है वो। और थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन, ये भी यहीं पे दिया हुआ है। अब इस सिंपल सा रिएक्शन इसमें होता क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। और बनाते हैं 6 ऑक्सीजन और 6 H2O। इसीलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमारा ये ऑक्सीजन लिबरेट होता है। नाउ दीज टिप्स नीड, अब यहाँ पे एक और ये यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई हैं, इसमें हम देखते हैं। अब दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस अनदर वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक तुरंत हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नाइट में, एंड दे प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अपटेक हो जा रहा है नाइट में ही, लेकिन जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल से वो हो रही है दिन में। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली एक के बाद एक स्टेप्स हमें एक के बाद एक स्टेप्स होने चाहिए। और उसके बाद आगे बढ़े तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ दिया हुआ है प्लांट्स लीफ के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लोरोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनेलीज विच कंटेन क्लोरोफिल। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोमेटा की। अब देखो, स्टोमेटा इज अ पोर फाउंड ऑन लीव्स विच helps in lots of gaseous exchange. Stomata is a pore found on leaves which helps in lots of gaseous exchange. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। जैसे अब अगर मैं पढ़ लूँ स्टोमेटा के बारे में तो ये पता चल गया कि स्टोमेटा क्या है, वो एक पोर है। पोर मतलब कि सिंपल भाषा में देखें तो एक छेद है, वो एक होल है। तो स्टोमेटा इज अ पोर फाउंड ऑन लीव्स विच हेल्प्स इन लॉट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि गैसियस एक्सचेंज स्टेम और रूट्स से भी होते हैं।
अब यहाँ पे स्टोमेटा एक पोर है, तो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट टू स्टोमेटा। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये पता चल गया कि ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं, एक सेकंड पेन का कलर चेंज करना चाहिए, कि ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं ये कब खुलते हैं, opens when CO2 is required, और जब CO2 का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तब ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक ठीक है, समझ गए ये बात। उसके बाद आ कहते हैं, अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर होता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, वो डिपेंड करता है गार्ड सेल पे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन opening and closing of stomata डिपेंड्स ऑन गार्ड सेल। तो अब जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो डिपेंड करता है हमारे गार्ड सेल पे। अब ये कैसे काम करता है, अब ये हैं हमारे गार्ड सेल। गार्ड सेल होते हैं वो किडनी शेप्ड सेल होते हैं। उसके बाद देखो, जब इन गार्ड सेल्स में इनफ्लो ऑफ वाटर होता है, इनफ्लो ऑफ वाटर होता है, तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जब ये स्वेल होते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं तुम्हारे दो गार्ड सेल, ये अभी नॉर्मल मोड में है, लेकिन जब इनमें इनफ्लो ऑफ वाटर होगा जिसके वजह से ये स्वेल हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा पोर ओपन हो जाएगा और यहाँ से होगा तुम्हारा गैशियस एक्सचेंज। और जब इससे फिर से वाटर जब बाहर चला जाएगा तो ये गार्ड सेल्स क्या होंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे, तो जिससे हमारा पोर हो गया वो क्लोज, तो जिससे कि गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये बात इस स्टोमेटा की ये हो गया। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ये तो तुम्हें खुद ही करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, जिसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, इंटेस्टाइन डाइजेशन। हेटेरोट्रॉफिक में बता दिया, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड ऑल एंड होलोजोइक का जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इंजेशन में टेकिंग द फूड मटेरियल इन, डाइजेशन में होता है फूड मटेरियल जो लिए हैं उसको ब्रेक डाउन करना। उसके बाद हमारा अब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन होता है यूटिलाइज करना। और ये सारे प्रोसेस को करने के बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको जब बाहर निकाल देते हैं उसे इजेशन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ये भी बता दिया। इस पैराग्राफ में दो बातें की गई हैं, एक पहला है तुम्हारा अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम दोनों के बारे में बता दिया। हाँ, यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि अमीबा का पैरामीशियम का जो इजेशन होता है वो एनल पोर के थ्रू होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग से। तो यहाँ से पहले मैं कुछ समझाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसमें से लिख लेना। वैसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसमें, एक तरह से मैं पूरा तुम्हें समझा दूंगा ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। तो सब कुछ, तो सारा काम छोड़ के पहले ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में तो जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस का, वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपल स्टेप्स होते हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहला होता है इंजेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड। फिर होता है डाइजेशन, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड्स का। उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन, जिसमें हम फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, जिसमें हम फूड को यूटिलाइज करते हैं। और फिर होता है ईजेशन। ईजेशन मतलब कि जो हमारा रेसिड्यूअल बच जाता है, जो हमारा फूड का जो रेसिड्यू बच जाता है सारे प्रोसेस होने के बाद, उसे हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, उसे हम कहते हैं ईजेशन। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस। Now, alimentary canal is a 9 meter long structure which extends from mouth to the anus. अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है एलिमेंट्री कैनाल में वो होती है हमारी माउथ। अब हम माउथ को देखें तो माउथ ही हेल्प करता है हमारा फूड के इनटेक में। हम फूड कहाँ से अंदर लेते हैं, हम माउथ के थ्रू फूड को अंदर लेते हैं। उसके बाद माउथ को ही हम बकल कैविटी भी कहते हैं। तो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ, और टीथ हेल्प करते हैं क्रशिंग ऑफ फूड में। टीथ क्रश फूड इनटू पीसेस। अब जब फूड वो पीसेस में क्रश हो चुके हैं तो बकल कैविटी में एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसे हम कहते हैं सलाइवा।
सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवा में क्या मिलता है? कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब पहले सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम होता है हमारे फूड को मॉइस्ट करना और सॉफ्ट करना, और उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में। सलाइवरी अमाइलेज सिंपल क्या काम करता है? सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। उसके बाद आता है टंग। टंग के ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फेरिंग्स की। अब फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। और यहाँ पे एक और देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे फेरिंग्स में और ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स में और ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो होता है उसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस हेल्प्स इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड, और ये जो मूवमेंट होता है ये होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये एक वेव फॉर्म में मूवमेंट चलता रहता है। अगर तुम एनिमेशन देखना चाहो तो तुम यूट्यूब पे एनिमेशन देख सकते हो, लेकिन बाद में अभी नहीं। उसके बाद जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक जो है, स्टमक के जो वॉल होते हैं वो मस्कुलर होते हैं। तो जब हमारा खाना स्टमक के अंदर आता है तो वो वॉल एक्सपैंड करते हैं। तो हमारा स्टमक जो होता है वो एक्सपैंड करता है जैसे ही जो हमारा फूड है वो एंटर हो जाता है। अब स्टमक क्या होता है? स्टमक के वॉल्स कंटेन करते हैं तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की होते हैं सिक्रीशन, जिसमें आता है हमारा HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब जो HCl होता है, HCl का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि HCl kills the microbe in the food and makes the medium acidic, और एसिडिक मीडियम में जो तुम्हारा पेप्सिन एंजाइम है वो हो जाता है एक्टिवेट। और पेप्सिन क्या करता है? वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारी की सारी एकदम इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसे ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, ना हो तो लिख भी लेना। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जो हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है वो, तो अगर HCl हमारे वॉल्स पे डायरेक्टली चले जाए, स्टमक के वॉल्स पे, तो वो मस्कुलर वॉल्स हैं वो तो जल जाएंगी, क्योंकि HCl बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl पाया जाता है। तो म्यूकस हेल्प करता है सेफ्टी में। म्यूकस बचाता है हमारे स्टमक के वॉल्स को HCl से जलने से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो हमारा फूड होता है, फिर वो स्टमक से ट्रेवल करके पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये दोनों जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, तो उसके थ्रू फूड हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल्ड नैरो ट्यूब है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम में तुम्हारा कॉमन बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो उसे जिसे हम आगे जाके देखेंगे तो वो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट भी उसे कहते हैं। और फिर जो ज्यूजनम होता है वो नैरोअर होता है इन कंपैरिजन टू ड्यूडेनम। और फिर आता है हमारा इलियम जो कि लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब जो डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अलोंग विद द बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन। अब ड्यूडेनम में डाइजेशन में हेल्प करने में कौन मदद कर रहा है? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस, जो कि जिसका हमने बताया था कि हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होता है वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं एंजाइम, जो कि किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में। उसके बाद आता है हमारा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होता है ज्यूजनम, जेजुनम और इलियम में। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि विलाई होता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स में जो कि अब्जॉर्प्शन कराता है। अब विलाई क्या है ये आगे देखेंगे। और जो विलाई होता है वो बहुत रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स से। एंड देन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट। अब जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिपेंड करती है और वेरी करती है, वो डिपेंड करती है फूड हैबिट्स पे, और वो वेरी करती है एनिमल टू एनिमल। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है कोलोन, जो कि बहुत ही बड़ा पार्ट आप देख रहे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये था हमारा स्टमक। उसके बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब, और उसके बाद ये जो मोटा मोटा बड़ा पार्ट है इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से स्टार्ट होता है कोलोन, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और इसे कहते हैं
और सॉरी असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये है और ये है आपका डिसेंडिंग कोलॉन, और ये जाके एंड होता है एनस में, और यहाँ पे एक पार्ट होता है रेक्टम। और रेक्टम को हम ये भी कह सकते हैं, रेक्टम इज अ काइंड ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड रेक्टम अब्सॉर्ब करता है वाटर, और अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू एनस। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड डिस्कस करने हैं। पहला है लीवर और दूसरा है हमारा पैंक्रियाज। तो लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर्ड होता है हमारा गॉल ब्लैडर में, और ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है और ये जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाता है, और इट एक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। उसके बाद देखते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर के जस्ट बाद, और ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस जिसमें होता है ट्रिप्सिन जो कि हेल्प्स करता है डाइजेशन, किसके डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च, और पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करते हैं फैट्स। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के, पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च के, पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट्स के। सो आई होप सारी बातें मैंने जितनी बात बताई वो समझ में आ गया होगा, बस यही लिखा है इस सब में। तो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, मैं एनसीईआरटी रीड करके भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम, हाँ ठीक है। नाउ वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड आर ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग ऑफ फूड विद आवर टीथ। मैंने बताया टीथ हमारा क्रशिंग ऑफ फूड करता है और क्रश करके वो फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। नाउ सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। फूड को वेट कौन करता है, ये हमारा सलाइवा जो होता है वो फूड को वेट कर देता है। When we eat something we like our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by salivary gland. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सलाइवा जो होता है सिक्रेट होता है salivary gland से। Another aspect of food we ingest is its complex nature. It is also be absorbed from the alimentary canal. It has to be broken into smaller molecules. It is done with the help of biological catalysts called enzyme. सलाइवा के पास एंजाइम होता है salivary amylase जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, शुगर में। अब फूड इज मिक्स्ड thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by a muscular tongue. Now it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. The peristaltic movements occur all the gut. यही मूवमेंट के बारे में बात हो रही है जिसे हम कहते हैं peristalsis movement. Now from mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ, मैंने बताया था esophagus को ही food pipe भी कहते हैं। अब stomach is a large organ which expands when food enters. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो stomach है वो एक large organ है जो expand करता है जो food enter होता है। The muscular wall of the stomach helps in mixing of the food. और जो मस्कुलर वॉल्स हैं स्टमक की वो हेल्प करती हैं फूड को मिक्स करने में thoroughly with the more digestive juices. Now the digestion in stomach is taken care by the gastric glands present in the wall of stomach. मैंने बताया कि wall of stomach में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो स्टमक के वॉल्स हैं उनमें gastric glands होते हैं. These release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme pepsin and mucus. वो क्या कर रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस. पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद आता है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना काम करता है. व्हाट आर द फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर. ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द फंक्शन, तो ये जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं फूड में वो उन्हें भी किल कर देता है. नाउ द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. नाउ द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीजेस अ स्मॉल अमाउंट which releases it in small amount in the small intestine. From the stomach the food now enters the small intestine. हमारा food आ गया है small intestine में. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. मैंने बताया था जो हमारा small intestine है वो highly coiled structure है. The length of the small intestine differs in बिल्कुल animal में इसका length differ करता है और ये depend करता है food habit पे. Herbivores eating grass need a longer small intestine, allow cellulose to digest it.
Now meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a short small intestine. अब देखो herbivores के पास जो small intestine होता है वो बड़ा होता है क्योंकि उनको क्या digest करना है, सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, ग्रास में मिलता है। और जो मीट ईटिंग होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, उनको ज़्यादा बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं चाहिए, उन्हें शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए क्योंकि मीट इजली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मैंने ऑलरेडी बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, carbohydrate, proteins और fat. It receives the secretion from liver and pancreas for this purpose. मैंने बताया hepatopancreatic duct यहाँ पे open होता है. Food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline. अब जो stomach से food आ रहा था वो acidic था क्योंकि stomach में क्या release हुआ था, hydrochloric acid release हुआ था। अब इस acidic food को हमें alkaline में change करना पड़ेगा ताकि इस पे जो pancreatic enzymes हैं वो act कर सकें। तो bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in intestine in the form of large globules which makes difficult for enzyme to act on them. Bile salts जो होते हैं वो break down कर देते हैं उनको small globules में, जो कि increase करती है efficiency of enzyme action। मतलब जो बड़े globules से तो enzyme उस पर act नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो bile है उसको small parts में break down कर देता है बड़े बड़े globules को। तो इस पे enzyme action की efficiency मतलब enzyme action अब ज़्यादा अच्छे से हो पाता है उसके ऊपर। Now, the similar to the emulsifying action of ये बेकार है, ये क्या पढ़ाने लगा। The pancreas secretes हाँ, pancreas secrete करता है pancreatic juice जिसमें होता है trypsin। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट्स को। एंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स व्हिच secrete intestinal juice. This enzyme present in finally convert the protein into amino acids. Now complex carbohydrate, glucose and fats into fatty acids. ये तो रटने वाली चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये रटने वाली चीज़ है, इसको रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, सिंपल रिएक्शन है ना। जो डाइजेस्टेड फूड है वो टेकन अप वो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। मैंने बात की थी विलाई की, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है तो इस पर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जिसे हम कहते हैं विलाई। अब जो ये विलाई होते हैं जब इनका हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसे विलाई होते हैं और इनमें बहुत सारी ऐसे ब्लड कैपिलरीज आती हैं जहाँ पे लिखा है which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of the body. अब ये villi से जो food होता है वो absorb होता है blood में और ये blood circulate होती है इंसान के बॉडी के हर पार्ट में, तो हर एक ऑर्गन को मिल जाता है उसका खाना। Now, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissue. यहाँ से देखना होगा, the unabsorbed food is sent into large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है रेस्पिरेशन।